नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान लेकर। खबर फास्ट की खास पेशकश, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इस बीमारी का सबसे अधिक असर फेफड़ों पर होता है। वहीं फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में भी टीबी हो सकती है। वहीं देखा जाता है कि फेफड़ों की टीबी जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है। टीबी के मरीज के खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें इन्हें फैलाती हैं। टीबी को लेकर जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये शरीर के जिस हिस्से में होती है उसका सही इलाज न हो तो उसे बेकार कर देती है। इसलिए समय रहते इसकी जांच बेहद जरूरी हो जाती है। तो क्या है टीबी के कारण और लक्षण, और टीबी को लेकर किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इन तमाम बातों पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आप भी जल्दी से जल्द इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़कर कॉल जो है वो कर सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट से तमाम जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जन जन तक अपनी सुविधाएं पहुंचा रही है, इस पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है और ये तमाम प्रयास जो है मनोहर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि आम जनता को लाभान्वित किया जा सके। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं कोरोना काल में हमने देखा कि मनोहर सरकार ने किस तरह से अपने प्रयास रखे और कोरोना की लड़ाई जो है वो हम जीत पाए। तो सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और तमाम इलाज के साथ मुफ्त दवाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता लगातार लाभान्वित हो रही है। तो जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। तो सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इलाज के साथ मुफ्त दवाएं आम जनता को दी जा रही है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कम्युनिकेट करने में आसानी हो। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार और जन जन तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं और आम जनता इसका फायदा भी उठा रही है, इससे लाभान्वित भी हो रही है। तो अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। हर जिले में अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। वहीं बजट में भी स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने पहल की है और बड़े कदम जो हैं वो स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए हैं। आपको बता दें कि चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और टीबी को लेकर तमाम बातचीत करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। रोहतक से चेस्ट फिजिशियन और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर इंदू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और खरखौदा से एमबीबीएस डॉक्टर रविश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी खबर फास्ट पर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार डॉक्टर इंदू जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। टीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी इसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे हमने जितनी जानकारी जुटाई उससे समझ में आता है कि समय पर उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है यदि टीबी हो गया है तो। मैडम, टीबी मुख्यतः हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है, इसके अलावा बाकी अंग को भी प्रभावित करती है। जब फेफड़े को प्रभावित करती है तो हमारे मुख्य लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा सांस, वजन कम होना, हल्का बुखार और सांस में पसीने आने, सांस में दिक्कत होना। जी डॉक्टर इंदू जी, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि आवाज जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त की जाए। डॉक्टर रविश की तरफ हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर रविश, हम टीबी की लगातार बात करें, आपसे मैं लक्षण जानना चाहूंगी, टीबी के क्या कुछ लक्षण रहते हैं? देखिए, टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं मेनली उसमें कफ है हमारी, अगर किसी भी
मरीज को 2 हफ्ते से ज्यादा कफ है, 2 हफ्ते जी। से ज्यादा बुखार है, और इस दौरान मरीज ने कम से कम सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है, मतलब 10 to 15% अगर उसने अपनी बॉडी का वेट लॉस किया है, तो उस मरीज को और भूख नहीं लगती है ऐसे पेशेंट्स को। ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो एक ठीक टीबी है। के पेशेंट्स के होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को जाके अपने नजदीकी अस्पताल में टीबी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और इसे मेडिकल लैंग्वेज में प्रिजम्पटिव टीबी केस बोलते हैं। तो डॉक्टर तो रविश, इसमें आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से बात होती है कि फेफड़ों में सबसे ज्यादा टीबी जो है वो देखा जाता है, तो क्या कुछ लक्षण रहते हैं, किस तरह से पेशेंट को पता चल सकता है कि वो टीबी का शिकार हो चुका है? देखिए, पेशेंट्स को मेनली जब भी ऐसा लगे कि उन्होंने अपने बाकी डायग्नोसिस करवा लिए फीवर के, और वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि फीवर किस कारण है, और उनको 2 हफ्ते से कफ है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे टीबी की तरफ लक्षण है। पेशेंट्स को भूख लगना कम हो जाएगा, और ऐसे पेशेंट्स को अपना चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, उससे उनको पता चल जाएगा कि उनको टीबी है या नहीं है, और अपने बलगम की जांच करवानी चाहिए। जी, डॉक्टर इंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आएगी मुझ तक। डॉक्टर इंदु जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं टीबी को लेकर, और आपसे जानना चाहूंगी कि कितने प्रकार के टीबी होते हैं और किस तरह से पेशेंट को सफ़र कर सकते हैं? टीबी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो फेफड़े को प्रभावित करती है, जिसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसके अलावा टीबी शरीर के किसी भी अंग को हो सकती है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैडम, जब पल्मोनरी टीबी, जिसमें मुख्य रूप से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, उस केस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 2 हफ्ते ज्यादा की खांसी, बलगम आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, सांस की दिक्कत होनी, क्योंकि फेफड़ा हमारा ग्रसित है टीबी से। इसके अलावा मुंह से खून भी आ सकता है, जबकि फेफड़े में इंफेक्शन ज्यादा फैल जाए तो ये तो आपने लक्षण बताए डॉक्टर साहब। यदि किसी पेशेंट को टीबी हो ही गया है तो फिर किस तरह का इलाज किया जा सकता है? हाँ जी मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि टीबी जो हमारे इंडिया में है, तकरीबन 1/3 हमारी इंडियन पॉपुलेशन, दैट मीन 35 to 40 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में इन्फेक्शन है। लेकिन टीबी सभी को नहीं होती। जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरी बीमारी से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो जो टीबी अंदर छुपे हुए हैं वो बढ़ने के चांस हो जाते हैं। और इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ जो समाज में हमारे कीटाणु बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, वो भी हमारे फेफड़े के अंदर जाकर के टीबी के लक्षण उसके बाद उभर के आते हैं। तो मैडम, जैसे टीबी से जैसे भी जो लक्षण आए, हर स्वास्थ्य केंद्र पे टीबी की मुफ्त जांच और उपचार उपलब्ध है। किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मरीज अपने बलगम की जांच, एक्सरे करवा सकता है, और टीबी पाए जाने पे मरीज को हर स्वास्थ्य केंद्र पे फ्री टीबी की दवाइयां दी जाती है। हमारे जो सरकार की योजना है, इसमें घर घर जाकर हमारी आशा वर्कर्स होती हैं, मरीज को दवाइयां देती है अपने गाइडलाइन के अंतर्गत रखते हुए। इसके साथ 2018 1 अप्रैल से टीबी के मरीजों को 500 रुपए प्रति माह पोषण योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, और ये तब तक दिए जाएंगे जब तक ये मरीज का इलाज चलेगा। मुख्यतः टीबी जो हमारी सिंपल वाली टीबी होती है, जिसको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं, इसमें कम से कम 6 महीने का इलाज होता है। हाँ जी, ठीक है। तो सरकार की तरफ से तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, और यदि टीबी जैसे कोई लक्षण है तो समय पर इसकी डॉक्टरी जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो लगातार हमारे साथ डॉक्टर रविश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरे को बहुत ज्यादा खांसी आती है जी, तो मैं पूछना चाह रहा था कि टीबी तो नहीं होगी है मेरे? जी, कितने दिनों से खांसी है ये भी आपसे जानना चाहेंगे? मैडम जी, मेरे को होगी खांसी 2-3 महीने से होगी। जी, चलिए डॉक्टर रविश कुमार जी, मैं चाहूंगी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं पेशेंट जो हैं उनसे ये कहूंगा कि उनको 2 हफ्ते से खांसी है। क्या खांसी के साथ में उनको बुखार भी है? नहीं सर, बुखार तो नहीं है। बुखार तो कभी कभी हो जाता है। भूख का लगना कम हुआ हो या वजन कम हुआ हो आपका? सर, वजन तो कम हो रहा है। पिछले ये 2-3 महीने की 1.5-2 किलो वजन कम हो गया मेरा। और बलगम में कोई खून वगैरह या कोई ऐसा रेडिश स्पॉट आपको लगता हो कि लाल लाल खून आता हो, ऐसा कुछ? नहीं सर।
देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक बारी अपने ये करिए, नजदीकी जो भी आपका हॉस्पिटल हो वहां पे जाके आप अपने बलगम की जांच कराए। हो सकता है आपको जैसे सीजनल भी कई बारी पेशेंट्स को रहता है कि सीजनल आपको कफ हो, और ड्राई कफ है या आपकी प्रोडक्टिव कफ है, मतलब बलगम आ रहा है या सूखी खांसी है? सर सूखी खांसी आती है। देखो, अगर आपको सूखी खांसी है मेनली वो एलर्जिक होती है, हो सकता है आपको साइनोसाइटिस की वजह से हो, या फिर अदर जो आपके लोअर ट्रैक इन्फेक्शंस है फेफड़ों के उनकी वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपको पहले तो आप अपने बलगम की जांच कराएं, टीबी को रूल आउट करिए। जब आपकी अगर टीबी नहीं है तो आप एलर्जी या उससे संबंधित किसी फेफड़े जो हमारे रेस्पिरेटरी के डॉक्टर्स होते हैं उनको दिला के आगे इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि फ़ोन नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदु जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। देखा गया है कि यदि टीबी डायग्नोज हो चुकी है कि किसी पेशेंट को टीबी है, तो फिर किस तरह की सावधानियां उसे बरतनी चाहिए, क्योंकि संक्रमित बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी होती है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस उस टाइम पे लेने जरूरी हो जाते हैं? हाँ जी मैडम, हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टीबी का फैलने का जरिया है वो सिर्फ सांस के द्वारा है, और जब टीबी के कीटाणु जो मरीज है उसके सांस के द्वारा खांसने से छींकने से हवा में आएगा, और उस दूषित हवा को दूसरा जो नॉर्मल इंसान है सांस लेगा तो उसके फेफड़े में जाएगा। जैसे जो हमारे फेफड़े के अलावा दूसरी तरह की टीबी है, तो उस टीबी के मरीज से हमारे समाज को खतरा नहीं है, क्योंकि उसके फेफड़े ठीक हैं, उसके खांसने और छींकने से हवा में कीटाणु नहीं आ रहे हैं। तो एक सिंपल तरीका है, अगर मरीज अपने मुंह पे मास्क लगाए, सिंपल एक कोई कपड़ा भी बांध लेता है, रुमाल बांध लेता है, गमछा होता है उसको बांध लेता है, तो जो टीबी के कीटाणु है हवा में नहीं आएंगे, और हवा में नहीं आएंगे तो कम से कम दूसरे को टीबी नहीं लगेगी। ऐसे ही टीबी के मरीज को अपने बलगम को इधर उधर नहीं फेंके। थूकना है तो एक अभी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, उसमें मरीज को सरकार की तरफ से जब दवाई दी जा रही है तो एक कप दिया जाता है, उसमें एक फिनोल नाम के कीटाणु नाशक दवाई होती है वो डालनी होती है, और मरीज को हम लोग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जब भी खांसो, आपको बलगम आता है तो उस कप में डालो, और साथ में वो फिनोल डालो। वो फिनोल फिनाइल नहीं है, उससे अलग है, जो कि हमारा बैक्टीरिया है टीबी का 24 घंटे के अंदर उसके अंदर मर जाएगा। और अगर कोई कपड़े में थूक लेता है तो उस कपड़े को या तो मिट्टी खोद के उसमें दबा दे या जला दे, तो ऐसे भी कीटाणु हमारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक मरीज जिसके बलगम में कीटाणु आ रहा है समाज में 1 साल तक रह जाता है तो 10 से 15 टीबी के नए मरीज बन जाएंगे। जी 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 जी, ठीक है। करनाल से रविंद्र जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है रविंद्र जी, आपका अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैं चेन स्मोकर हूँ जी, और मैं कंटिन्यू सिगरेट पीता हूँ, और इस बीच पिछले करीब 2 हफ्तों से मुझे खांसी बहुत आ रही है। तो मैं क्या ये सिम्टम्स इसको मान सकता हूँ या क्या और कोई सिम्टम्स हैं इसमें? तो डॉक्टर इंदु जी क्या जवाब हो सकता है इस सवाल का? जैसे देखिए, हमने अभी टीबी का पहला लक्षण बताया कि 2 हफ्ते या उससे ज्यादा खांसी, तो सबसे पहले जैसे भाई साहब ने बताया कि ये क्रोनिक स्मोकर हैं, स्मोकर्स में टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक बार जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर अपनी बलगम की जांच कराएं, और एक्सरे भी जरूर कराएं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि स्मोकर को जो खांसी 2 हफ्ते से है वो टीबी भी हो। टीबी के अलावा भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें खांसी रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो पहला लक्षण अगर ऐसे आता है तो टीबी सस्पेक्ट करना है। टीबी रूल आउट करने के बाद आगे जो डायग्नोसिस होती है वो बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर रवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिससे देखा गया कि फेफड़ों के अलावा ये शरीर के बाकी हिस्सों जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी ये फैल सकता है, तो किस तरह से आप समझाएं हमें कि फेफड़ों के अलावा शरीर के और कौन कौन से हिस्से में ये फैल जाता है? देखिए, मेनली जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हमारा फेफड़ों का संक्रमण है, लेकिन होता क्या है कि फेफड़ों से ये हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड अगर हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप देखेंगे तो आपको अपनी गर्दन के साइड में भी कई बार छोटी सी गांठ दिखाई देगी, तो वो सेकंड मोस्ट होती है हमारी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जिनमें टीबी का इन्फेक्शन फेफड़ों के बाद देखने में आता है। तो अगर आपके शरीर में कोई भी गांठ अगर आपको गर्दन के पास में
यानी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के पास में अगर आपको मिल रही है तो हमें उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। यानी फेफड़ों के अलावा सेकंड हमारा मोस्ट कॉमन हो जाता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन। और ये देखने में आया है कि जो हमारे स्पेशल हरियाणा के जो होते हैं हम बंदे, वो हम क्या करते हैं, जो गाय भैंस हमारे पशु हैं उनका दूध हम कच्चा दूध पी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी हमारा पशु या जो जानवर है अगर वो इन्फेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, तो उसकी वजह से हमें आंत की भी ट्यूबरकुलोसिस मेनली हो जाती है। और ये फेफड़ों के जरिए ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारा ये हड्डियों में भी जा सकता है, हमारा लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है, हमारी आंत में भी जा सकता है। ठीक है, इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। झज्जर से नेहा ने हमें कॉल किया। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे मतलब 10-15 दिनों से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा भी अगर चल लो तो थकान महसूस होता है और ऐसा लगता है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, मैं रुक जाती हूँ, ठहर कर सांस लेना पड़ता है। तो ठीक है, क्या मतलब किस तरह की क्या ऐसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर रवेश। देखिए, अगर आपको सांस लेने में इशू आ रहा है तो आप एक लेडी हैं, और लेडी में हो जो हमारी जो कॉमन इंडियंस लेडीज हैं उनमें ये देखने में आया है कि जो हमारा HB लेवल है, यानी जो हमारा ब्लड का जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मली कम होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपना HB चेक कराया है? अगर आपने अपने खून देखा हो कि आप में खून की कितनी मात्रा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप ऑक्सीजन यानी जो आप सांस लेने लग रहे हैं वह ब्लड के अंदर पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अगर वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है तो जिसके कारण क्या होता है, आपको सांस लेने में घुटन या सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी। ठीक है, तो आपने मतलब आपका ब्लड जो खून की मात्रा है वो चेक करवाई है, वो पूरी है आपकी? जी। तो लगता है कि उम्मीद करते हैं इनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रविश, हम लगातार बात कर रहे थे कि फेफड़ों के अलावा भी ये शरीर के बाकी हिस्सों को टारगेट करता है, तो किस तरह से बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानियां जो हैं वो बरती जा सकती हैं? देखिए, जो मेनली ट्यूबरकुलोसिस है वो मैक्सिमम जो इंडियंस हैं, हमारा हाइजीनिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हमारा एक्सपोजर ऐसा है कि हम टीबी के संक्रमण से अवॉइड नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि टीबी जब होती है जब हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है। यानी जो इसमें जो हमारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो इनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का। इनके अलावा जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो भी अपनी डाइट में प्रोटीन को बैलेंस करके, स्टडीज में ये देखने में आया है कि अगर आप टीबी के पेशेंट हैं और अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करके और अपनी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा को अच्छा रखते हैं तो आपकी रिकवरी में जल्दी हीलिंग होती है। तो अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग या चिकन वगैरह डाल सकते हैं, अगर आप वेज हैं तो अपनी पल्सेस हो गई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मालनरिश्ड बंदे होते हैं उनके अंदर ज्यादा टीबी देखने को मिलती है। जब आप ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या खा रहे हैं, पौष्टिक आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रोहतक से अश्विनी जी ने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी, आपका अपना सवाल बताइए। हाँ नमस्कार मैम, मैं कह रहा था कि हमारा एक मित्र है, उसकी कुछ दिनों से ना तबीयत थोड़ी खराब रह रही है, मतलब खांसी वगैरह रहता है, पिछले 10-12 दिन हो गए। ठीक है, तो मैम तो क्या ये टीबी का कोई कारण है या फिर क्या समस्या हो रहा है मैम? डॉक्टर इंदु जी, इस सवाल का आप जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि 10-12 दिन हो गए और तबीयत खराब हो रही है, खांसी रह रही है, तो सबसे पहले तो हम अपने इंडिया में टीबी ही सोचेंगे और जिसकी सुविधा हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। तो एक बार जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर के अपनी बलगम की जांच कराएं और डॉक्टर जो भी कहते हैं परामर्श जरूर उनसे लें। उसके बाद आगे जैसा होगा वैसा निदान किया जाएगा। बिल्कुल, समय रहते डॉक्टरी परामर्श बेहद जरूरी हो जाता है। तो लगातार हम डाइट को लेकर बात करें। डॉक्टर इंदु जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, पौष्टिक आहार बेहद जरूरी हो जाता है यदि कोई बहुत बड़ी बीमारी जो है हो गई है, टीबी भी इसमें से एक ही मानी जाती है, तो जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, किस तरह की डाइट जो है वो फॉलो करनी चाहिए? एक तो देखिए लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं वो सबसे पहला है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ दें। ठीक है। अल्कोहल, जिसे दारू पीना हम बोलते हैं, तो अल्कोहल का सेवन नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को और कम कर देती है और टीबी से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा खान पान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया प्रोटीन, जैसे कि जो वेजिटेरियन है वो दाल की मात्रा ज्यादा लें, दाल खाएं। उसके बाद जैसे सीजनल
अपने ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पालक, बथुआ, सरसों, इनका सेवन ज्यादा करें। साथ में दूध लें ताकि कैल्शियम और अदर प्रोटीन पूरा हो जाए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो 3 से 4 अंडे अगर वो खा सकते हैं तो प्रतिदिन अपने बाकी नॉर्मल डाइट के साथ जरूर खाएं, क्योंकि इन सब चीजों से हमारी प्रोटीन और अदर जो विटामिन है जिसकी कमी हो जाती है शरीर में, जो कि हमें टीबी से लड़ने में बहुत हेल्प करता है, ये बहुत बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस से हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या बीपी के पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको यदि टीबी जैसी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? मैडम, सबसे पहली बात है कि जब भी हम टीबी की जांच करते हैं तो HIV की जांच और शुगर की जांच सभी मरीजों की जाती है, क्योंकि इन दोनों ही बीमारी में हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो कम होती है। और अगर हमारी इम्यूनिटी कम हुई, सपोज कोई मरीज शुगर का है, अगर उसका हम शुगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो टीबी की दवाइयाँ उसमें तकरीबन असर नहीं दिखाएगी। इसलिए हमें शुगर का इलाज करना पड़ेगा, अपनी शुगर के लेवल को नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर HIV है तो HIV की दवाई भी ART बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो कि फ्री में मिलती है। हर सरकारी जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ से मुफ्त में दी जाती है। तो हमारी क्योंकि ये दोनों बीमारी की दवाई चलेगी, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बिल्डअप होएगी, तभी जाके टीबी से लड़ पाएंगे, अदरवाइज हम टीबी से लड़ नहीं पाते हैं। जी डॉक्टर, रोहतक से एक हमारे दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है कि हेलो। जी जी हाँ जी जी, अपना सवाल बताइए। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है कि दर्शक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से। हाँ, झज्जर से ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ऋषि जी, बताइए, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरे को ना 4 हफ्तों से खांसी आ रही है, 5वां हफ्ता होने वाला है, लेकिन ना आराम नहीं पड़ रहा और हम रोज दवाई खा रहे हैं। जी, तो श्वेता जी की आवाज हम तक पहुंची है। जी बताइए। अच्छा, हमारी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी, अब मिल रही है आपकी आवाज। हाँ, तो हम कब से, हमारे को 5 हफ्तों से खांसी आ रही है, ये 5वां हफ्ता है, हम रोज दवाई खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्टर इंदु मैम, क्या जवाब हो सकता है इस सवाल जैसे का? अभी मैडम ने बताया कि 5 हफ्ते से लगातार खांसी हो रही है, तो दवाई खा रहे हैं, क्या इनका बलगम जांच हुआ, क्या इनका एक्सरे हुआ? नहीं मैम, बलगम नहीं आ रहा है और बस ऐसी ही खांसी आती है, जब खाते दवाई तब ठीक हो जाते हैं, फिर खांसी आ जाती है थोड़ी सी। हाँ जी, ये बताइए आप, क्या आपको सूखी खांसी आती है या बलगम भी आता है? हाँ जी, सूखी आ रही है, कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत बलगम आ जाए। वजन कम हुआ है, भूख कम लग रहा है, ऐसी कोई समस्या आई है आपके पास? हाँ, वजन तो बढ़ता ही जा रहा है, हम बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या आपको थायराइड या शुगर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है? हमने। हेलो, तो लगता है कि हाँ श्वेता जी, हेलो जी जी हाँ जी मैडम, क्या आपको शुगर या थायराइड की कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, अभी हमने टेस्ट नहीं करवाया है, क्या इसका भी टेस्ट होता है? आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 22 साल। 22 साल, अच्छा। तो क्योंकि देखो, आप ये बोल रहे हैं कि वजन बढ़ते जा रहा है, तो कई बार थायराइड वगैरह में भी हमें जांच करा लेनी चाहिए, उसमें भी वजन बढ़ता है। और आप किसी भी सरकारी संस्था में जाएंगे, वहाँ अपनी एक्सरे जरूर कराएं, क्योंकि आपने बोला कि आपको सूखी खांसी है, बलगम में खांसी, बलगम नहीं आ रहा है खांसी में। तो अगर थोड़ा भी बलगम आए, अब हमारे सरकारी संस्था में ऐसी मशीन भी आ गई है जिसे CB नेट और ट्रू नेट कहते हैं, जिससे कि बहुत कम कीटाणु बलगम में होता है, फिर भी वो मशीन बता देती है कि TB है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी बलगम आता है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके CB नेट या ट्रू नेट है सुविधा उपलब्ध, वो जांच कराएं और एक एक्सरे जरूर करा लें आप। ठीक है जी श्वेता, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रविश जी की तरफ मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर रविश जी, हम डाइट की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि किस तरह से जो बैलेंस डाइट है वो फॉलो करनी चाहिए, और हम बात करें कि किस तरह से किस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टीबी की बीमारी जो है वो होती है। देखिए, मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस है, जैसा कि मैम ने बोला है, हमारी जो इम्यूनिटी कम होती है, कम मीन्स या तो आइदर बच्चों में हमारी इम्यूनिटी कम होती है या फिर हमारा जो ज्यादा एज के बंदे हो गए हैं, यानी 40+ या 50+ जो हमारे एज्ड बंदे हैं, उनमें हमारा जो शुगर होता है वो भी अब एंटर कर जाता है
तो जो इम्यूनिटी जिनकी डिक्रीज है, उन पेशेंट्स वो मोर प्रोन होते हैं हमारे, जिनके अंदर टीबी का संक्रमण बहुत जल्दी होने के झज्जर से ऋषि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। ऋषि जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। डॉक्टर साहब, हम बात, अभिषेक जी ने हमें कॉल किया रोहतक से, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, अपना सवाल बताइए। हेलो मैम, एक्चुअली ये ना मम्मी को प्रॉब्लम है, तो ना हमें इसका ना कंटिन्यू इलाज चल रहा था, 8 महीने तक इलाज चला। वैसे डॉक्टर ने बोला था 6 से 7 महीने तक इलाज चलेगा। उसके बाद भी 8 महीने हो गए, उसके बाद भी ना मम्मी को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है और बलगम भी आ रहा है, मतलब लगता है ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी ना ब्लड भी आ जाता है। तो उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, अभी टेस्ट कराया, तो वो कंटिन्यू, वैसे ये कब तक चलती है दवाई, इसका कितना हुआ है कोर्स, कितने दिन का है? जी डॉक्टर रवीश जी। देखिए, आपने बताया कि उनको 6 महीने की दवाई दे चुके हैं। हाँ, क्या उन्होंने 6 महीने के बाद अपना AFP का टेस्ट कराया था? जी सर। देखिए, मेन चीज क्या होती है, जो ट्यूबरकुलोसिस का जब इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको एक तरह से वो फाइब्रोसिस यानी जैसे स्कार होता है, तो ऐसे ही जब हमारे फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसके कारण अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो जब टीबी की उन्होंने अगर कोर्स कर लिया है और उनका अगर AFB यानी आपने अगर उनकी बलगम की जांच करवाई है और वो नेगेटिव आई है, तो आपको जो रिकवरी होती है ट्यूबरकुलोसिस से ठीक होने में आपको कुछ टाइम लगता है। आपके जो लंग्स हैं वो रिकवर होने में टाइम लेते हैं, क्योंकि जो उनको टीबी की वजह से जो परमानेंट डैमेज हुई है, जो उनके अंदर फाइब्रोसिस हुई है या फिर जो उनके स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हुए हैं, जो उसके ढांचे के अंदर, जो उसके आकार के अंदर में जो बदलाव होते हैं, वो ठीक होने में कुछ ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि अगर उनका अगर टीबी ठीक नहीं हुई है, ये ना सोचें, पहले उनके बलगम की जांच कराएं। अगर वो पॉजिटिव आती है तो उनका एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या आपने उनका नेट अगर CB नेट वगैरह कुछ जांच करवाई है उनकी बलगम की 6 महीने बाद? सर वो उनका कुछ वो NCR कुछ करके कैसे टेस्ट था, वो मशीन के अंदर लिटा के करते, वो वाला टेस्ट किया था। तो वो वैसे मम्मी का बॉम्बे से इलाज चल रहा था, हमने डॉक्टर की रिपोर्ट भेजी, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी भी 4 महीने और दवाई करें। अगर उनके, देखिए मेनली हमारा 6 मंथ का कोर्सेज होता है, लेकिन अगर वहां पे हम जब उनका CB नेट या ट्रू नेट करवाएंगे, अगर वहां पे उनको रेजिस्टेंस आता है, अगर लगता है कि उनको MDR है, तो पहले आप ये जांच करवाइए कहीं वो MDR के केस ना हो, क्योंकि जनरली अभी देखने में आ रहा है कि नॉर्मल टीबी की बजाय जो रेजिस्टेंस टीबी केसेस हैं वो भी अब लगातार बढ़ने लग रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप उनके बलगम की जांच करवाएं, CB नेट या ट्रू नेट करवाएं, ये आपके सभी सिविल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके वहां पे चेक करवाएं। अगर वो रेजिस्टेंस केस है, रेजिस्टेंस केस में हमारा 9 to 11 मंथ्स तक हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, यानी वो शॉर्ट MDR होता है। उनको लंग्स की टीबी थी, फेफड़ों की थी ना उनको दिक्कत। हाँ, तो उस केस में जो हमारा जो ड्यूरेशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो 9 to 11 मंथ शॉर्ट MDR रेजिमेन उनका फॉलो हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप उनकी जाके CB नेट या ट्रू नेट से जांच करवाएं, कहीं वो रेजिस्टेंस के केस ना हो और उनको दवाई असर इसलिए ना कर रही है। तो अभिषेक जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रवीश, हम टेस्ट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। टीबी को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में और किस तरह के टेस्ट करवाए जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में सिविल हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मतलब जितने हमें सफिशिएंट चाहिए होते हैं डायग्नोस करने के लिए, यानी स्पूटम, बलगम का मेन रोल होता है, एंड चेस्ट एक्सरे, ये दोनों ही हमारे सभी सिविल हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपने 2 स्पूटम्स के सैंपल्स की जांच करवा सकते हैं टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए, और अपना चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। अगर आपका स्पूटम नेगेटिव भी आता है तो आप चेस्ट एक्सरे देख के डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है, और स्पूटम यानी आपने बलगम की जांच करके चेस्ट एक्सरे को देख के हम पेशेंट को CB नेट या ट्रू नेट के लिए भेज सकते हैं। वहां से आप क्लियर कट डायग्नोज हो सकता है कि भाई पेशेंट को आपके टीबी है। जी डॉक्टर इंदु जी, मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट जो है वो लेना चाहूंगी। यदि किसी को टीबी हो भी गया है तो किस तरह से उपचार किया जाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैडम, टीबी का उपचार जो है, जो हमारी सिंपल वाली टीबी है, मिनिमम 6 महीने का है। और जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसके टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हमारे जो टाइम है वो अलग अलग होते हैं। 9 महीने भी होता है, 11 महीने भी होता है, और एक्सटेंड भी हो सकता है, जो बिगड़ी हुई टीबी के इलाज है। तो मैडम, ये जो भी सुविधाएं हैं टीबी की दवाइयाँ हर स्वास्थ्य केंद्र पे, ठीक है, आशा वर्कर के द्वारा मरीज के घर घर जाकर के भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा सरकार ने अभी जो योजना शुरू की है
उसमें हमारे किसी प्राइवेट डॉक्टर भी फ्री में टीबी के मरीजों को दवाइयाँ सरकारी संस्था से उसके नाम पे इसी तरह के दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर इंदु जी, डॉक्टर रविश कुमार जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, टीबी एक खतरनाक बीमारी है, ये ज़रूरी है कि आप समय रहते इसका इलाज करें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें और पौष्टिक आहार लें, साथ ही साथ प्रतिदिन योगा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फिलहाल आपका डॉक्टर में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।